दीपक ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार और आज के इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के द्वारा कौन कौन से तरंगें उत्पन्न होती है और वीडियो के लास्ट में यह भी जानेंगे कि भूकंप आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं, समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भूकंप को समझते हैं और मैं यह भी बता दूं कि भूकंप को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो भूकंप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए आगे हम देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। भूकंप का सरल अर्थ होता है भूमि का कांपना या पृथ्वी का हिलना। ठीक है, भूकंप का अगर सरल अर्थ कहा जाए तो क्या होता है, भूमि का कांपना या पृथ्वी का हिलना। ठीक है, तो क्या है, भूमि भूमि का कांपना यानी हिलना, डुलना, कंपन करना या पृथ्वी का हिलना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूकंप के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से अचानक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, जब भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से अचानक क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है जो चारों दिशाओं में भूकंपीय तरंगे के रूप में फैल जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो उस समय क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से अचानक एक ऊर्जा मुक्त होती है जो पृथ्वी के चारों दिशाओं में भूकंपीय तरंगे के रूप में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए क्या है कि यह हमारा पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, कि अब क्या है कि देखिए मान लीजिए हमारा जो है यहाँ से ऊर्जा मुक्त हो रहा है। ठीक है, अब यह क्या है कि जब ऊर्जा मुक्त होता है तो क्या होता है कि चारों दिशाओं में भूकंपीय तरंगे के रूप में फैल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे करके यह क्या होता है कि चारों दिशा में भूकंपीय तरंगे के रूप में फैल जाता है और यही तरंगे भूमि पर कंपन करती है। ठीक है, जब यह जो तरंग है, ठीक है, जब यहाँ से ऊर्जा मुक्त होता है तो यह तरंग उत्पन्न करता है और जब यह तरंग है क्या करता है कि भूमि पर कंपन करती है। ठीक है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे बता दूं कि जब क्या होता है कि भूकंप आता है, क्या होता है जब भूकंप आता है तो उस समय धरातल पे क्या, धरातल पे जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे आया भूकंप, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि रेडॉन गैस का जो मात्रा है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान को हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है यह सवाल कि भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, ठीक है, जब हमारा भूकंप आता है तो उसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। अब चलिए आगे देखते हैं, जहां से भूकंपीय तरंगे मुक्त होती है, ठीक है, उसे भूकंप मूल्य सॉरी यहाँ मूल होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, भूकंप मूल, ठीक है, या उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जहां से भूकंपीय तरंगे, जैसे क्या है यहाँ से हमारा भूकंप है, भूकंपीय तरंगे यहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ से जो हमारा उत्पन्न होता है यह हमारा क्या कहलाएगा, भूकंपीय मूल या उद्गम केंद्र। और अगर इंग्लिश में बोले तो क्या कहलाएगा, फोकस, क्या कहलाएगा, फोकस। ठीक है, और जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं या इंग्लिश में एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्या है कि भूकंपीय तरंगे जहां से मुक्त होती है, जैसे यहां से हमारा क्या है, भूकंप तरंग मुक्त हो रहा है या उद्गम हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, भूकंपीय
मूल कहते हैं या उद्गम केंद्र कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, और क्या होता है, जहां पे भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से भूकंपीय तरंगे निकल रही है और यहाँ पे आके मान लीजिए इस जगह पे आके सबसे पहले यहाँ पे हमारा पहुंचा, तो यहाँ पे अगर पहुंचा तो यहाँ क्या हो गया, अधिकेंद्र कहलाया। ठीक है, या फिर इंग्लिश में एपी सेंटर कहलाया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि भूकंप आप अच्छे से समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं कि भूकंपीय लहरें कितने प्रकार के होते हैं। जब भूकंप आती है तो भूकंप आने के बाद कितने प्रकार के लहरें बनती है, तो उसे हम देखते हैं। तो जब भूकंप अपने उद्गम केंद्र से आरंभ होता है, क्या होता है, जब भूकंप अपने उद्गम केंद्र से आरंभ होती है तो 3 प्रकार के लहरें उठती है। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के लहरें उठती है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि वह कौन से 3 प्रकार के लहरें हैं, तो उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, प्राथमिक तरंगे। ठीक है, जो जब हमारा क्या होता है कि भूकंप आता है, ठीक है, तो 3 प्रकार के लहरें उत्पन्न होती है। तो उसमें से जो हमारा पहला तरंग है वह कौन है, प्राथमिक तरंग। क्या है, पहला प्राथमिक तरंग, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। तो चलिए समझते हैं प्राथमिक तरंगे क्या है। ठीक है, तो इन तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। ठीक है, जो हमारा प्राथमिक तरंगे होती है उनका जो गति है वह सर्वाधिक होता है, जो कि 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड का होता है। ठीक है, यह जो प्राथमिक तरंग जब हमारा उत्पन्न होता है भूकंप के बाद, भूकंप के समय, तब क्या होता है, इसका जो गति होता है वह सबसे अधिक होता है और 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड के दर से इसका गति होता है। जैसे देखिए बताते हैं आपको, यह क्या है, हमारा पृथ्वी है। अगर मान लीजिए यहाँ से हमारा क्या है कि तरंगे उत्पन्न हो रही है, तो यह जो हमारा तरंग है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या है, जब यह तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है, यह जब प्राथमिक तरंगे जो होती है हमारा, ठीक है, तो यह हमारा प्राथमिक तरंगे हुआ। तो यह जो हमारा प्राथमिक तरंगे है इसका क्या होता है, गति 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यह तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस के माध्यम से गुजर सकती है। जैसे क्या है कि मान लीजिए यह पृथ्वी है, ठीक है, और यह पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ठीक है, आंतरिक भाग क्या कहते हैं, क्रूड कहते हैं, और इसके जो ऊपरी भाग है यह क्या है, तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा तरंग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ से तरंग है, तो यह जो तरंग है जब यहाँ से निकलेगी तो क्या है, ठोस, द्रव, गैस तीनों को फेस करते हुए आएगी। ठीक है, और ये तरंगे ध्वनि तरंगे के समान होती है। जो हमारा प्राथमिक तरंग है वह क्या है, ध्वनि तरंग के समान होती है। घनत्व बढ़ने के साथ इन तरंगों की गति भी बढ़ती है। यह सिर्फ प्राथमिक तरंगे में नहीं, द्वितीय तरंगे और धरातलीय तरंगे दोनों में क्या होती है कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे तरंग की गति भी बढ़ती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह प्राथमिक तरंगे भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम समझते हैं द्वितीय तरंगे, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, द्वितीय तरंगे जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स। तो चलिए समझते हैं क्या है सेकेंडरी वेव्स, द्वितीय तरंगे। इन तरंगों की गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है। ठीक है, जो हमारा द्वितीय तरंगे है इनकी गति प्राथमिक तरंगों से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और इसका जो गति है वह 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये तरंगे तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो प्राथमिक तरंगे था, क्या प्राथमिक तरंग वह क्या होता था, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था को वह क्या करती थी, फेस करते हुए आ जाती थी। ठीक है, गुजर सकती थी। लेकिन जो हमारा द्वितीय तरंग है वह तरल पदार्थ को फेस नहीं कर सकती है, नहीं पार कर सकती है। ठीक है, जैसे
कि मान लीजिए यह हमारा क्या है, पृथ्वी है, और यह हमारा क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ठीक है। और यह क्या है, इसके ऊपर तरल भाग यहाँ पाया जाता है, यहाँ पे क्या है, तरल भाग पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा तरंग यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ क्या है, यहाँ तक आते आते तरंग में क्या होता है, तरल भाग में आते आते क्या होता है, यह तरंगे विलुप्त हो जाती है, विनाश नहीं दिखती है, ठीक है। यहाँ आते आते क्या होता है, यह तरंग विलुप्त हो जाता है, ठीक है। तो यह तरंगे जल अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है, ठीक है। और क्या होता है कि यह जो हमारा द्वितीय तरंग है वह जल अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है। तो आशा करते हैं कि यह भी हमारा जो द्वितीय तरंग जो आपको अभी समझाएं यह आपको क्लियर होगा। अब चलिए जो हमारा लास्ट है एक धरातलीय तरंगे, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लॉन्ग और सरफेस वेव, लॉन्ग और सरफेस वेव्स, ठीक है। यह हमारा क्या है, धरातलीय तरंगे। अब चलिए समझते हैं धरातलीय तरंगे। इन तरंगों की गति सबसे कम होती है, ठीक है, जो 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। जो हमारा धरातलीय तरंगे है इसका गति सबसे कम होता है, और इसका अगर गति स्पीड देखा जाए तो 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और यह तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि जो धरातलीय तरंगे है वह सबसे अधिक विनाशकारी कैसे है, ठीक है। तो जो हमारा प्राथमिक तरंग है, द्वितीयक तरंग है, वह क्या है कि हमारा पृथ्वी के अंदर से तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन धरातलीय तरंगे जो है वह क्या होता है, पृथ्वी के, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो यह पृथ्वी के ऊपरी भाग यहाँ से धरातल पे कंपन होती है, ठीक है। यह क्या होता है, धरातल पे कंपन होता है तरंगे। अब क्या है कि पृथ्वी पे जीवन संभव है, ठीक है। जितने भी सजीव निर्जीव प्राणी उपस्थित है वह सभी क्या है, धरातल पे उपस्थित है। तो जब यह कंपन होती है तो यह कहीं ना कहीं मनुष्य जाति के लिए, जीव जंतु के लिए विनाशकारी है, ठीक है। और इनकी गति का प्रभाव जल तथा थल, ठीक है, जल थल दोनों पर पड़ता है, ठीक है। जल जो यह धरातलीय तरंगे का प्रभाव है यह जल थल दोनों पर पड़ता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा यह वीडियो, आपके लिए कितना लाभदायक रहा यह वीडियो। और क्या है कि अगर जिनको समझने में परेशानी है वह कमेंट करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।